सभी को सुप्रभात एवं राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में केंद्रीय विद्यालय SECL नौरोजाबाद आप सभी का स्वागत करता है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर। सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड गुड मॉर्निंग सर। अभी 97 लोग हो गए। इतने सारे बच्चे, आई होप कि बहुत जल्दी बच्चे ज्वाइन करेंगे। सभी टीचर्स का और बच्चों का राष्ट्रीय खेल दिवस के इस वेबिनार में स्वागत है। अब हम ऑनलाइन वेबिनार के मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ श्रीनेत जी का स्वागत करते हैं। Yes, We will sir. be starting our program by the glimpse of sports day activity of the previous year. Unfortunately, due to Corona, we cannot perform the actual activities. लेकिन हम लोग अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं पिछले बार का जो हमारा स्पोर्ट्स डे हुआ था उसकी एक क्लिप देख के। सो लेट अस एंजॉय द क्लिप ऑफ लास्ट ईयर। नितिन सर प्लीज। काला पार्टी तेज चलेगा, तेज चल। काला पार्टी टॉप। By presenting a bouquet from our side. Sir, please. Thank you so much, sir. By the meantime, the house captains will be ready for the march past.
सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग खेल दिवस हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। मेजर जी का जन्म सन 1905 में 29 अगस्त को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता श्री सोमेश्वर सिंह जी सेना में सूबेदार थे। इनके जन्म के कुछ ही समय बाद इनका पूरा परिवार झांसी चला आया। जब वे मात्र 6 से 7 साल के होंगे, एक छोटी सी छड़ी और एक गेंद के सहारे ही खेला करते थे। इस तरह से खेलते हुए इनके पिताजी ने देखा तो उन्होंने मेजर जी को प्रेरित किया कि वो और अच्छा खेले। अपने पिता से प्रेरित होकर मेजर जी ने हॉकी को अच्छे ढंग से खेलना शुरू किया और हॉकी के फील्ड में उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की। एक बार इनका मैच देखकर एक अंग्रेज अधिकारी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और कुशल खेल को देखकर इनको सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद ध्यानचंद जी सन 1922 में 41 पंजाब रेजिमेंट में सेना के सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। कुछ समय बाद पंजाब रेजिमेंट टूटा और ये 29 जाट रेजिमेंट में आ गए। मेजर साहब हॉकी में सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर खेला करते थे। सन 1926 में ध्यानचंद जी और उनकी पूरी टीम को विदेश में खेलने का मौका प्राप्त हुआ। विदेशी भूमि पर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम ने 11-0 से जीत हासिल की, जिसमें अकेले ध्यानचंद जी ने 6 गोल किए। यहाँ से मेजर ध्यानचंद जी का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जीवन प्रारंभ होता है। इस पहले ही विदेशी दौरे में भारतीय हॉकी टीम ने कुल 5 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की। इस प्रकार कुल मैचों में भारतीय टीम ने 60 गोल किए, जिसमें अकेले ध्यानचंद जी ने 34 से अधिक गोल किए थे। इस तरह से मेजर ध्यानचंद जी अपने पूरे जीवन काल में 400 से अधिक गोलों का अटूट कीर्तिमान स्थापित किया है, जो आज भी किसी ने नहीं तोड़ पाया है। कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई और एम्स्टर्डम ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक से पूर्व अभ्यास मैच में इंडियन टीम 11 मैच खेली तथा कुल 73 गोल किए, जिसमें से अकेले मेजर जी ने 32 गोल किए थे। यहाँ से मेजर जी को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, क्योंकि इन मैचों में ध्यानचंद जी ने सर्वाधिक गोल किए थे। 13 मई 1928 मेजर ध्यानचंद जी और इंडियन हॉकी टीम के लिए यादगार दिन था, क्योंकि इसी दिन भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में पदार्पण की थी। ओलंपिक के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से करारी शिकस्त दी, जिसमें 4 गोल अकेले मेजर जी ने किया था। और इसके बाद स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराकर भारत सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला हॉलैंड से था, जिसमें भारतीय टीम ने हॉलैंड को 3-0 से हराकर अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस जीत की खबर पूरे विश्व में गूंजी, क्योंकि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कदम रखा था और कदम रखते ही गोल्ड मेडल जीता। भारत में यह खुशी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई थी और इसके हीरो हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे। इसके बाद सन 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारतीय टीम को खेलने का मौका मिला, जिसमें मेजर ध्यानचंद जी के साथ इनके भाई रूप सिंह और कप्तान लाल साहब बुखारी भी थे। इस ओलंपिक में भारत ने अपने पहले ही मैच में जापान को 11-0 से करारी शिकस्त दी। इसमें मेजर ध्यानचंद जी ने 4 गोल तथा इनके भाई रूप सिंह ने 3 गोल किए थे तथा फाइनल में अमेरिका को 24-1 के विशाल स्कोर के साथ पराजित किया तथा ओलंपिक खेल में भारत ने लगातार अपना दूसरा गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस फाइनल मैच में मेजर जी ने 10 गोल और इनके भाई रूप सिंह ने 8 गोल किए थे और ये गोल का रिकॉर्ड आज तक किसी भी ओलंपिक मैच में नहीं तोड़ा जा सका है। 1936 का बर्लिन ओलंपिक मेजर ध्यानचंद जी और भारतीय टीम के लिए यादगार ओलंपिक था, क्योंकि इस ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान स्वयं मेजर ध्यानचंद ही थे। इस ओलंपिक में मेजर जी ने अपने दायित्वों को बखूबी निभाया तथा अपने पहले मैच में हंगरी को 4-0 से, अमेरिका को 7-0 से, जापान को 9-0 से करारी शिकस्त दी तथा सेमीफाइनल में फ्रांस को 10-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बर्लिन ओलंपिक में फाइनल मैच में भारत का सामना धुरंधर टीम जर्मनी के साथ था। इस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर
लगातार तीसरा गोल्ड मेडल प्राप्त किया तथा लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इस मैच को जर्मनी के तानाशाह हिटलर स्वयं देख रहे थे। मैच में ध्यानचंद जी के कुशल नेतृत्व और इनके खेल को देखकर हिटलर बहुत ही प्रभावित हुआ तथा इनको अपनी जर्मनी की सेना में शामिल होने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन ध्यानचंद जी ने हिटलर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मेजर जी लगभग 25 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को सहारा दिए। वह समय भारतीय हॉकी के लिए स्वर्ण युग था। मेजर ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन इनके कोच ने इनके खेल को देखते हुए इनको चंद्र लगाने की अनुमति दी, क्योंकि इनका नाम चंद्रमा की तरह चमकता रहे, इसलिए इनको मेजर ध्यानचंद कहा जाने लगा। एक बार इनकी इन्फेंट्री की टीम का फाइनल मैच चल रहा था, जिसमें इनकी टीम 2-0 से पीछे चल रही थी और मैच समाप्त होने में सिर्फ 4 मिनट ही शेष थे। तब इनके रेजिमेंट के कप्तान ने इनको बाहर बुलाया और इनसे कहा कि कुछ करोगे जीतने के लिए। तब ये वापस खेल में गए और 4 मिनट में लगातार विपक्षी टीम को 3 गोल किए और ये मैच इन्होंने 3-2 से जीत लिया। इसी के बाद मेजर जी को हॉकी विजार्ड के नाम से भी जाना जाने लगा। सन 1956 में मेजर जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए। मेजर जी को हॉकी का जुनून था। इनकी खेल की कुशलता जर्मनी के तानाशाह हिटलर और क्रिकेट जगत के भूतपूर्व खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन तक थी। सभी लोग इनके खेल की प्रशंसा करते थे। डॉन ब्रैडमैन जी ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार हम लोग क्रिकेट में रन बनाते हैं, मेजर जी हॉकी फील्ड में गोल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक कुल मैचों को मिलाकर मेजर जी ने लगभग 1000 से ज़्यादा गोल किए। इन्हीं सब गोलों की वजह से ही इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एक बार हॉलैंड में मैच खेलने के दौरान हॉलैंड टीम इनके ऊपर शक करने लगी कि इनके हॉकी में चुंबक है, क्योंकि इनके हॉकी में जब भी बॉल आता है तो चिपक जाता है और वो तभी छूटता है जब वो गोल कर देते हैं। मैच के बाद इनकी हॉकी को तोड़कर देखा गया, लेकिन इनकी हॉकी से कुछ नहीं मिला। यह इनके खेल के कौशल का ही परिणाम था कि बॉल इनके हॉकी के साथ चिपक जाया करती थी। मेजर जी बहुत ही जुनूनी व्यक्ति थे, जो यह ठान लेते थे उसे पूरा करके ही मानते थे। मेजर जी हमेशा अपने खेल को और अच्छा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। मेजर जी जब रिटायर हो गए उसके बाद भी ये अपने सेना के खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, लेकिन इन्होंने अपने ही जीवन काल में भारतीय हॉकी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। मेजर जी जब तक हॉकी खेले, भारतीय हॉकी हमेशा बुलंदियों पर रही है, लेकिन जब इन्होंने खेल जगत से सेवानिवृत्ति ली, उसके बाद हॉकी का पतन होने लगा। जब भी इन्हें मौका मिलता था, ये मंच पर ये ज़रूर बोलते थे, अगर अभी भी हमारी उम्र 50 साल कम कर दी जाए तो मैं हॉकी को फिर से शिखर पर पहुंचा सकता हूं। मेजर जी को बाद में लोग दद्दा के नाम से पुकारते थे। कुछ समय बाद दद्दा की सेहत गिरती गई और वो 3 दिसंबर सन 1979 को हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन आज भी मेजर ध्यानचंद जी हमारे दिलों में राज करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे किसी भी खेल में मेहनत करें और लगन के साथ अपने स्किल्स को सुधारें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए सभी को नियमित तौर पर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो इस कोविड-19 की जो सिचुएशन है
इसमें अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने आप को फिट रखेंगे और अपने खेल के कौशल को और निखारेंगे। मेजर ध्यानचंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ही हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे मेजर ध्यानचंद की तरह अपने खेल के कौशल को सुधारेंगे और भारत का नाम विश्व में रोशन करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुरोहित सर से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपनी बातों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। पुरोहित सर। केंद्रीय विद्यालय नौरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित वेबिनार में आज के मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ श्रीनेत, स्पोर्ट्स ऑफिसर, प्राचार्य श्री मनीष गुप्ता, साथियों और प्यारे बच्चों, आपका मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहा गया है कि ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, अर्थात एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इस कारण से खेल हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल चाहे ट्रैक एंड फील्ड के हो, चाहे इंडोर गेम हो, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। हाँ, यहाँ मैं इंडोर से ये बता देना चाहता हूँ कि इंडोर गेम कोई कंप्यूटर या मोबाइल गेम नहीं, बल्कि इनसे आशय है उन खेलों से जो हमारे शरीर को सबल और स्वस्थ बनाते हैं, जैसे आउटडोर गेम्स में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इत्यादि, व इंडोर में टीटी और बैडमिंटन आदि। खेल हमारे जीवन का आधार और मानवीय मूल्यों व राष्ट्रीय एकता के परिचायक हैं। जो बच्चे खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, उनमें कंपटीशन की भावना, मानवीय मूल्यों का विकास और आपसी सौहार्द की भावना पैदा होती है। खेल हमें अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, इसलिए हमें खेल कूदों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पहले एक कहावत थी, लोगों का मानना था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज मायने बदल गए। आप देखिए, हिमा दास को देख लीजिए, मुनाफ पटेल को देख लीजिए, ये बिल्कुल साधारण परिवार से आते थे, लेकिन खेल के दम पर इन्होंने अपना खुद का नाम तो रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, साथ ही अपने परिवार की खस्ता हालत को भी इन्होंने सुधारा। देखो बच्चों, आजकल कोरोना काल चल रहा है, हर डॉक्टर कहता है कि इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करिए। तो इम्यूनिटी पावर जो स्ट्रांग होगी, उसका बेस भी हमारे खेल है। खेल हमारे इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाते ही हैं, खेल बच्चों को सामाजिक बनाते हैं, उनमें सृजनात्मकता व क्रियात्मकता का विकास होता है। खेलों से अलग अलग देशों में आपसी मेलजोल बढ़ता है, आपसी संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इसका उदाहरण तो आप जानते ही हैं, आईपीएल हो या यूरोपियन फुटबॉल लीग हो, जिसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक ही टीम में खेलकर विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करते हैं। भारत सरकार ने भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्तर से ही प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। उसी के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है। और राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। आज के दिन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल सम्मान, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार व प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब हम मेजर ध्यानचंद के बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। मेजर ध्यानचंद ने 16 वर्ष की आयु में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और हॉकी खेलना शुरू किया। वे देर रात तक प्रैक्टिस करते रहते थे, इस कारण उनके साथियों ने उनका नाम चांद रख लिया। बात है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक की। उसमें ध्यानचंद ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 14 गोल किए थे। एम्स्टर्डम के एक न्यूज़पेपर ने उनके बारे में लिखा था, अरे ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है। फिर आए 1932 के ओलंपिक गेम। इसके फाइनल मैच में भारत ने यूएसए को 24 गोलों के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दी थी। आपको नहीं पता? और जिसमें दोनों भाइयों ने मिलकर कुल 18 गोल किए थे। 1935 की बात है ये। 1935 में एडिलेड में क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन ने
ध्यानचंद जी से मुलाकात की और ध्यानचंद जी को कहा, अरे आप तो ऐसे गोल मारते हैं जैसे क्रिकेट में रन बरस रहे हो। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सभी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। एक वाक्य मुझे याद आता है, वह था बर्लिन ओलंपिक का। ध्यानचंद के खेल को देखकर हिटलर ने उन्हें रात्रिकालीन भोजन में बुलाया और उन्हें ऑफर दिया कि वे जर्मनी की फौज में भर्ती हो जाएं और उनको मैं बड़ा पद देता हूं। पर मेजर ध्यानचंद एक देशभक्त थे, उन्होंने एक टूक सा जवाब हिटलर को दे दिया। वे बोले, मेरा हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं उसके लिए खेलता रहूंगा। ध्यानचंद के कला कौशल से हैरान लोगों ने नीदरलैंड के एक मैच के बाद उनकी हॉकी को तोड़कर देखा। उनकी हॉकी में गेंद ऐसी चिपकती थी जैसे मैग्नेट और लोहा का आकर्षण आपस में होता है। तब लोगों ने क्या किया कि उनकी हॉकी को तोड़कर देखा कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं है, और उन्हें एक दूसरी हॉकी दी और दूसरी हॉकी से मिलते ही मेजर ध्यानचंद ने दनादन 4 गोल दाग दिए और चारों ओर दर्शक दीर्घा से आवाज आने लगी, जादूगर जादूगर जादूगर। वियना स्पोर्ट्स क्लब के में ध्यानचंद के 4 हाथों वाली मूर्ति लगी हुई है। उनके हाथों में स्टिक है। यह हाथी यह दिखाने का परिचायक है कि उनकी हॉकी में कितना जादू था। अब बच्चों में आपसे यही गुजारिश कहता हूँ कि खूब खेले, खूब पढ़े। अंत में यह एक बात और कहना चाहूंगा, खूब खेलेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। करना चाहेंगे दीपक राय सर को। जैसा कि आपको पता है, उम्र है राष्ट्रीय खेल दिवस की तरफ से मनाया जाता है और आज ही शाम को जो खेल दिवस गांधी खेलों में सबसे बड़ा इवेंट होगा उसकी घोषणा हुई और ये भारत के इतिहास में सबसे पहली बार आज राष्ट्रपति भवन में अवार्ड रिसीव करेंगे, जिसमें हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा जी शामिल हैं, दिनेश फोगाट शामिल हैं, यशपाल शामिल हैं। इसलिए ये एक उपलब्धि है हमारे लिए कि राजीव गांधी खेल करने के बाद 1-8 लोगों को दिया जा रहा। उसके साथ साथ दिए जाते हैं जिसमें शांत समाज के क्रिकेटर का नाम शामिल है और इसी के साथ साथ जो खेलों को बढ़ावा देने वाले हमारे गुरु होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद की अभूतपूर्व उपलब्धि और उनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार या कह सकते हैं जो हमारी स्टेट मिनिस्ट्री है उसने मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया हुआ है और मतलब ऐसे कार्यों को दिया जाता है जो अपने जीवन काल में जब तक वो खेले तब तक योगदान खेलों को दिया ही, उसके साथ साथ रिटायर होने के बाद भी खेलों के विकास के खेलों में आगे वो योगदान दे रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इस साल ये कमेटी बनी हुई है जिसका सबसे हेड है, जल्दी वो तय किया जाएगा किसको दिया जाएगा, तेरा के लिए दौड़ेगा। उसी तरह से रात में ध्यानचंद में प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद उनके दोस्तों ने रख दिया था। ये उनकी कर्मठता को बताता है, उनकी इम्पोर्टेंस को बताता है और इन सब चीजों के साथ मैं रोहित रिक्वेस्ट करूँगा बहुत अच्छी आप लोगों को बताई जो मैं बताना चाहता था, इसका आपका आभार है और मैं चौधरी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद दीपक राय सर। और अब आपके सामने कक्षा 7 की निधि सिंह अपनी बातों को रखेंगे। निधि सिंह। My name is Nitin Singh. I'm studying class 7th A, and today I am going to deliver a speech on Major Dhyanchand. Major Dhyanchand born in 9 August.
He was an Indian hockey player and the greatest hockey player in the history of sport. He was known for his extraordinary goal-scoring feat. In addition to earning 3 Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936. During an era where India dominated field hockey, his influence extended beyond these big victories as India won the field hockey event in 7 out of 8 Olympic from 1928 to 1964. He also known as the Wizard or the Magician of Hockey for his super ball control. Chand played internationally from 1926 to 1946. He scored 570 goals in 185 matches according to his autobiography. The government of India awarded Chand India's third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956. Thank you. Nitin Singh, thank you so much for this speech of yours. Now, I would like to request respected Principal Sir for his speech on this special day. Good morning to all of you, my dear children and respected staff members. आज सबको राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होने के कारण जितने प्रोग्राम चाह रहे थे संचालित करना उतना शायद नहीं हो पा रहा है। बाहर तेज हवा चल रही थी और बच्चों ने देखा होगा मैं अभी फील्ड पे ही था, तो मैं देख रहा था कि जिस फील्ड पे पहले इतनी घास नहीं हुआ करती थी, आज चूंकि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, पूरा फील्ड वीरान है। और मैं कई बार आपको पहले ही बता चुका हूँ, बड़ा बेकार लगता है स्कूल में जब भी फील्ड को, असेंबली ग्राउंड को और आप लोग क्लासरूम को देखते हैं। अभी आपके टीचर्स बस क्लास में रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एंड दे यूज्ड टू रिकॉर्ड द क्लासेस या लाइव क्लासेस चलती है। आज के खेल दिवस पर सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि एक चीज का ध्यान रखें अपने रूटीन का, बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट क्योंकि स्कूल नहीं लग रहा है तो हो सकता है जो रूटीन है वो कंप्लीटली बच्चों का चेंज हो चुका है। रात को देर तक जगना है या सुबह टाइम से नहीं उठना, बिकॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में रहती है वो हेल्थ। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने लिए, समाज के लिए या देश के लिए। तो आज से हम सभी ये प्रण लें कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और उसके बाद योगा जरूर करें, जितना भी आप कर सकते हैं, 15 मिनट आधा घंटे योगा को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। और उसके बाद अभी जैसे फिट इंडिया रन, फ्रीडम रन, इसका कंसेप्ट चल रहा है, तो आपके आसपास जहां भी साफ एरिया है आप थोड़ा बहुत दौड़ने का प्रयास करें और उसका छोटा छोटा क्लिप बना के आप चौधरी सर को भेज सकते हैं, तो हम उसको साइट पे भी अपलोड करेंगे। अपने आप को खेलों से दूर ना रखें। जैसे ही कोरोना का काल दूर होगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जैसे स्थिति सामान्य होगी तो हम लोग फिर से अपने जो स्कूल लेवल गेम्स है, रीजनल लीग्स है, नेशनल लीग्स, उनको शुरू कर पाएंगे। जैसे बच्चों पढ़ाई में टारगेट रखते हैं, इसी तरह से हमें गेम्स में भी टारगेट रखना है। कल ही मैं देख रहा था गेम्स में टारगेट जैसे 100 मीटर का, अगर आप दौड़ने में अच्छे, आप देख लीजिए कि व्हाट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 सेकंड का है। तो आप दौड़िए, कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आप 11 सेकंड या 12 सेकंड में दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो और सिंपल से ट्वीट करेंगे तो आपको ऊपर से दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट आपको खुद निमंत्रण भेजेगी और आपका पूरा फिर खेल का ध्यान रखेगी। मतलब हम घर पर रह के पता कर सकते हैं कि हम खेल में किस लेवल तक आगे हैं। तो इसी तरह से जिस भी गेम में आपका एक्सपर्टाइज है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसका नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर पता करें कि उसका रिकॉर्ड कितने सेकंड का है, कितने मीटर का है, अगर वो लॉन्ग जंप है, इस तरह से। और जब तक आप टारगेट नहीं पता करेंगे, जब तक आप उसके लिए प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दौड़ के बारे में बता रहा था, तो एक गाँव का लड़का था, वो दौड़ता था और उसने वो दौड़ शायद 11 साढ़े 11 सेकंड में पूरी करी। और गांव के लोगों ने उसका मोबाइल से वीडियो बना के उस समय जो मुख्यमंत्री जी थे उनको भेजा, उन्होंने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया और तुरंत वहां से स्पोर्ट्स मिनिस्टर का
रिप्लाई आता है कि कैसे भी करके आप उनको अरेंज करिए दिल्ली भिजवाने का, इनको हम एथलेटिक्स अकेडमी में एंट्री दिलाएंगे। तो अभी बहुत सारे एवेन्यूज है, स्कोप्स है गेम्स में, सभी बच्चे प्रयास करें जो भी उनको गेम अच्छा लगता है, लेकिन उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड, स्टेट रिकॉर्ड क्या है उसको जरूर ध्यान में रखें, उसका टारगेट सेट करें कि हम कोशिश करेंगे कि इसको अचीव करें। और एक बार पुनः सभी बच्चों को और साथियों को इस खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में काफी कुछ रोहित सर ने अच्छी जानकारी दी, रोचक जानकारी दी, दीपक सर ने जानकारी दी, मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बच्ची ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, उसने वीडियो भेजा हुआ था। और मैं अन्य बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करें। छोटा छोटा वीडियो, ज्यादा नहीं, आप कम से कम आधे मिनट का 1 मिनट का वीडियो भेजेंगे तो आप उसको शेयर कर पाएंगे। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू जरूर था, तो प्रॉब्लम शायद उससे ज्यादा थी। बाहर अभी भी तेज हवा चल रही है, पावर का इशू है स्कूल में। और एक बार पुनः सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चे स्वस्थ रहे, सभी स्टाफ स्वस्थ रहे, और बहुत जल्दी ये कोरोना काल दूर हो ताकि हम फिर से पुनः स्कूल जीवन का आनंद ले सकें। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जैसा कि मैदान और घास का जिक्र किया तो मुझे चक दे इंडिया फिल्म का एक सीन याद आ गया, जब ग्राउंड का केयर टेकर वहां पे हमारी वुमेन्स टीम को जो फाइनल में पहुंच चुकी है उनको फोन करता है और कहता है कि बच्चों रामलीला वाले आए थे और कह रहे थे कि हमको ये जगह दे दीजिए, मैदान दे दीजिए, रामलीला करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि हमारी लड़कियां आएंगी और यहाँ खेलेंगी, यहाँ कोई रामलीला नहीं होगा। तो बहुत ही इमोशनल सीन है, मुझे बड़ा पसंद आया था। और तो जैसे हम लोग मैदान में जाते हैं तो इन चीजों को महसूस करते हैं, कमी खलती है बच्चों की निश्चित रूप से। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दिलीप चौधरी सर प्लीज। धन्यवाद पांडे सर। अब कार्यक्रम के अगले क्रम में मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन होगा। हमारे मुख्य अतिथि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये विश्वविद्यालय स्तर पर हॉकी के गोलकीपर रहे हैं, साथ ही साथ टेबल टेनिस के राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं। इन्होंने टेबल टेनिस में कोचिंग डिप्लोमा भी लिया है। मुख्य अतिथि महोदय पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अब मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वो अपनी बातों को हमारे समक्ष रखें। मुख्य अतिथि महोदय। A very healthy good morning to one and all. I congratulate the principal of KVSECL Naurozabad, Mr. Manish Gupta, who have organized a program on the auspicious day, National Sports Day. सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत शुभकामनाएं, और आप और आपकी टीम मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस दिन को चुना बच्चों से जुड़ने के लिए कि मैं उनसे उनके स्वास्थ्य, उनसे खेल संबंधी गतिविधियों और अन्य चीज़ों के बारे में बात कर सकूं। फिर से पुनः आपका धन्यवाद। मैं केवी नौरोजाबाद को इस बात के लिए भी विशेष बधाई देता हूं कि इस कोविड-19 पीरियड में उन्होंने अपनी गतिविधियों को जारी रखा और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा जारी किए गए प्रोग्राम फिट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी बच्चे अपने घरों में रहते हुए कोविड-19 पीरियड को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम में जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज का ये सेशन पूरा हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से बच्चों को अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कैरी करना चाहिए और किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैं आप सबसे जुड़ने के लिए तैयार हूं और आशा करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए उतना ही बढ़िया होगा जितना मुझे आपसे बात करके लगेगा। बच्चों, हमारे जीवन में खेलों का महत्व कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे परिवार का, इस हवा का, पानी का, यानी जीने के लिए जो चीजें जरूरी है, खेलों का महत्व उनसे कहीं भी कम नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि खेल जिस तरह से आपसे जुड़ते हैं, आपको भी वैसे ही उन्मुक्त भाव से उन खेलों से जुड़ना होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चों से क्योंकि बात हो रही है, तो आपके यहाँ प्राइमरी सेक्शन जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक डिवाइड है, उन बच्चों से मेरी विशेष एक
रिक्वेस्ट है कि वे बच्चे अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जरूर करें। और इसमें जरूरी ये है कि आप जरूरी नहीं कि किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जाएं, जरूरी नहीं कि आप स्टेडियम में जाएं, एकेडमी में जाएं, यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप किसी सीरियस एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप नियमित रूप से कम 40 से 50 मिनट स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाएं। अब वो चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, पकड़म पकड़ाई हो, चोर सिपाही हो, रस्सी कूद हो, या साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, ये रेंज ऑफ एक्टिविटी आपके लिए है, लेकिन जरूरी है कि आप नियमित रूप से इसमें प्रतिभाग करें। अब इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपके शरीर को बहुत से सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है जो शरीर भोजन से ले लेता है, लेकिन एक सप्लीमेंट ऐसा है फिजिकल एक्टिविटी जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो सही तरीके से अब्जॉर्ब होती है बॉडी में, और सबसे बड़ी बात कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को ये इनहेंस करता है। आपकी फाइन मोटर स्किल्स मतलब उंगलियों के मूवमेंट, पकड़, जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपका कंट्रोल अच्छा होगा। ठीक उसी तरह ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, इनमें सही पोस्चर का बनना, ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका पढ़ना लिखना सीखना है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को सही तरीके से डेवलप नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बहुत सी चीजों को इग्नोर कर दिया है। वैसे केवी इस मामले में बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुका है, जैसे स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत के माध्यम से साल में 2 बार आपका फिजिकल असेसमेंट भी किया जाता है। अब उस असेसमेंट में अगर आपको लगता है कि आप कहीं पीछे रह रहे हैं तो आपको रोज फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को तैयार करना होगा। और आप इतना समझ लें कि प्राइमरी के स्टूडेंट ये जो 5 साल हैं वो अपनी ट्रेनिंग में लगाए, जिससे क्लास 6 में जब वो अंडर 14 के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रीजनल लेवल, नेशनल लेवल या SGFI लेवल पे, तो वो बिल्कुल तैयार रहे। साथ ही साथ अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी आपकी इमारत मजबूत बनेगी। ठीक उसी तरह अगर आपने स्टार्टिंग में फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर की है तो बाद में आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, आपको उस फाउंडेशन को ही बिल्डअप करना है। अब क्लास 6 से ऊपर क्योंकि थोड़े बच्चे बड़ी कैटेगरी में आ जाते हैं तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्लास 6 से ऊपर आपको फिजिकल एक्टिविटी को तवज्जो 2 तरीके से देनी है। या तो आप उसे प्रोफेशनली फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप उसे एज अ मीडियम ऑफ रिक्रिएशन एज फिजिकल फिटनेस रखना चाहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों ही कंडीशंस में टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है, स्पेशली क्लास 9, 10th, 11th, 12th। अगर आप प्रोफेशनली स्पोर्ट्स फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लोगों के रिजल्ट को नहीं देखना है। जिस आइडियल को देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं उसके सिर्फ रिजल्ट को मत देखिए, आप उस प्रोसेस को देखिए, उस हार्डवर्क को देखिए जिसको करने के बाद वो वहां पहुंचा है। तो आपको वो भी फॉलो करना है और आपको एक बैलेंस लेके चलना है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से भी जुड़ा हुआ है। और एक खिलाड़ी तभी मजबूत है जब वो अपने शरीर और दिमाग को समान रूप से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। रही बात अगर आप एज अ मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड फिटनेस लेना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कई बार पेरेंट इंटरफेयर करते हैं कि मेरे बच्चे को खेलने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा है, वो बहुत खेल रहा है, मैं खेलने नहीं दूंगा, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये सबके लिए जिम्मेदार केवल और केवल हम खुद होते हैं बच्चों, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। हमने अपने पेरेंट को कन्विंस ही नहीं किया कि हम पढ़ाई और खेल दोनों साथ लेके चल सकते हैं। अगर हमारा पढ़ाई और खेल में आउटपुट एक जैसा है, अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं और जितना टाइम पढ़ाई में देना है जितना टाइम खेल में देना है बराबर दे रहे हैं और दोनों तरफ से आउटपुट मिल रहा है, तो कौन ऐसा पेरेंट है जो आपको खेलने या पढ़ने दोनों चीजों से रोके? तो समझ यहां है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो स्पोर्ट्स आपके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। और आप खुद देखेंगे कि अगर आप अपने आप को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका फोकस, आपका हार्ड वर्क, लंबे समय तक सिटिंग कैपेसिटी, आपके डाइवर्जन से आप दूर होंगे, बिना मतलब का कंप्यूटर मोबाइल गेम से आप बचेंगे, यानी आप पॉजिटिविटी के साथ एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा आपके लिए। एक और बात, खुद मजबूत बनिए, बहुत अच्छी बात है, खुद फिट रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पास में, अपने आस पड़ोस में, अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए मोटिवेट करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी फिटनेस, पूरे परिवार की फिटनेस, ये सब कुछ साथ चलने वाला है। उनको टहलने के लिए मोटिवेट करिए, उनको पार्क जाने के लिए मोटिवेट करिए, उनको साइकिलिंग के लिए मोटिवेट करिए, आप उनके साथ खुद जाइए। हमेशा पेरेंट्स जिम्मेदारी लें ऐसा जरूरी नहीं है। अब समय आ गया है कि हम और आप जिम्मेदारी लें।
साथ ही साथ मैं सभी टीचर्स को भी कहना चाहता हूं कि आप भी फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि फिटनेस एक ऐसा आप एसेट है आपके लिए कि अगर वो है आपके पास तो आपकी वर्क इफिशिएंसी हमेशा बढ़ जाएगी, आप जल्दी थकेंगे नहीं और आपका आउटपुट वैरी नहीं करेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चे, क्योंकि हम सभी को देख के इमिटेट करते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा लर्निंग थ्रू इमिटेशन करते हैं। ये इमिटेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें और आपको भी उनके सामने एक रोल मॉडल बन के दिखाना है कि वो हमें फॉलो करें। तो बच्चों चलो आज हम ये वादा करते हैं अपने आप से कि हम कम से कम रोज 50 मिनट फिजिकल एक्टिविटी को देंगे, जिससे इस राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम सिर्फ नागरिक नहीं होंगे देश के, वो मजबूत इकाई बनेंगे जो हमारे देश को विकसित होने से कभी रोकेगी नहीं। हम अपने देश के लिए हेल्दी एसेट बनेंगे, कभी भी बीमार या कमजोर बन के अपने देश को पीछे नहीं खींचेंगे। आज इसी प्रण के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। इन विकट परिस्थितियों में उन्होंने हम सबके लिए समय निकाला और घर में रिकॉर्डिंग की, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबके साथ साझा की, बच्चों को मोटिवेट किया, बहुत कुछ बताया, सिखाया। उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दिलीप चौधरी सर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। दिलीप चौधरी सर। धन्यवाद पांडे सर। इस ऑनलाइन वेबिनार को सफल बनाने के लिए आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सिद्धार्थ श्रीनेत जी का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे विद्यालय के प्राचार्य श्री मनीष गुप्ता जी का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे विद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे विद्यालय के समस्त सब स्टाफ का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे विद्यालय के समस्त प्यारे प्यारे बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।